हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यथेष्ट क्लास में। जैसा कि थंबनेल देख करके आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम लोग आज यूपीपीसीएस का जो सी सेट है सेकंड पेपर, उसमें जो मैथ्स आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स का जो पार्ट है जिसके तकरीबन 20 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स मिला करके टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 या 18 या 25 ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के होते हैं, बाकी रीजनिंग के होते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो मैथ्स है वो कहाँ से कितना आता है, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जितना टफ लोग मानते हैं कि मैथ्स है, उतना होता नहीं है। सो आज हम लोग चलिए इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आगे। देखते हैं सबसे पहले सिलेबस। यूपीपीसीएस 2024 का जो सिलेबस है वो क्या है और कैसे है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अगर आप लोग ये रणनीति फॉलो कर ले तो अभी आप लोगों के पास क्या है, ये आपका जुलाई लास्ट है, आज जुलाई एकदम 27 जुलाई है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अक्टूबर में पेपर होने वाला है। तो आपके पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये मान के चलिए कि ज्यादा नहीं लेकिन 2.5 महीने अभी भी हैं आपके पास। और जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, अगर आप लोग वाकई में फॉलो कर लिए तो मैं बता रहा हूं कि सी सेट ना ही केवल यूपीपीसीएस का, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीपीएससी में आदो यादो की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी अगर कर रहे हैं आप पीसीएस लेवल का या यूपीएससी लेवल का, तो उसके लिए जो ये वीडियो है और जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ एकदम रामबाण है। तो ध्यान से सुनिएगा, आराम से एकदम इत्मीनान से सुनिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैथ्स है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं हिस्ट्री की सोते सोते सुन लेंगे, मैथ्स से बड़े इत्मीनान से सुनिए, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट होता है मैथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लें। आप लोगों को लगभग सिलेबस पता होगा, लेकिन फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। सिलेबस जो आपका दिया गया है वो 4 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो है वो क्या है, अर्थमेटिक्स में, दूसरा अलजेब्रा और ज्योमेट्री और स्टैटिक्स। टोटल कितना है, 4 पार्ट में जो है वो आप लोगों का जो मैथ्स का सिलेबस है वो बांटा गया है। और इसमें जो है वो बोला गया है अप टू क्लास 10th लेवल, ऐसा बोला गया है, ध्यान दो। लेकिन अभी आपको मैं सिलेबस दिखाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं अर्थमेटिक्स में क्या क्या आएगा। तो अर्थमेटिक्स में आपका क्या आएगा, सबसे पहले नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये आपका अर्थमेटिक्स का पार्ट है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दो कि अर्थमेटिक्स के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता रहा हूं, नंबर सिस्टम। क्या है, नंबर सिस्टम। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, वाकई मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर ध्यान से सुन लिया ना तो आप लोग आराम से सी साइड का जो मैथ्स का पेपर है ना वो आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। इसके अगले वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का बताऊंगा ट्रिक कि रीजनिंग कैसे सॉल्व करोगे, रीजनिंग का को कितने क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग का पढ़ लो तो उससे हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो ये हो गया अर्थमेटिक का सिलेबस। ये जो आपका दिया गया है ये पूरा क्या दिया गया है, अर्थमेटिक का सिलेबस। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैं शुरू से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले नंबर सिस्टम को जो है वो आप अच्छे से पढ़ लो, नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से, इस पे सबसे ज्यादा फोकस तो नंबर सिस्टम पर। टोटल इससे 3 या 4 क्वेश्चंस बनते हैं, टोटल इससे 3 या 4 क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चंस के एवरेज, ये मैं तकरीबन 15 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। ये मत सोचेगा कि ऐसे हवा हवाई में बता रहा हूं, काफी मेहनत करके तब ये वीडियो बनाया गया है, एनालिसिस किया गया है सभी पर, तब ये बता रहा हूं आपको। तो ये जो नंबर सिस्टम्स है उसके पर ईयर कह सकते हैं कि हर साल जो है वो तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चंस जो है आते हैं नंबर सिस्टम से। तो इसलिए नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे से पढ़ लो, जिसमें आपका डिवाइजर ऑफ एन इंटीजर्स, इससे हर साल आप कभी भी पेपर उठा करके देख लो, एक क्वेश्चन फिक्स है, हर साल एक क्वेश्चन इससे फिक्स होता है। इस टॉपिक से, नंबर सिस्टम के सब टॉपिक में जो डिवाइजर ऑफ इंटीजर्स है, इससे एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, ठीक। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ से हर साल एक टॉपिक आता है, एलसीएम और एचसीएफ से हर साल एक टॉपिक आता है। अब ये हो गया आपका नंबर सिस्टम। इसके बाद में अब थोड़ा सा देखो, जो प्रॉफिट लॉस है या कंपाउंड इंटरेस्ट है,
ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके दो एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दो एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि 2022 में कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया था 2022 में, और वो काफी लंबा सॉल्विंग है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस को मिला करके दो या एक क्वेश्चन इससे आता है। वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इन दोनों को मिला करके हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आता है, हर साल। उसके बाद रही बात एवरेज और रेशियो का, ये अभी रखो, अभी इसको रोको, और परसेंटेज आपका अभी इन तीनों को थोड़ी देर रोको। अब आगे देखते हैं, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि इन सबको पढ़ो कहां से, ठीक है। अब आगे अलजेब्रा की थोड़ी सी बात कर लें। अलजेब्रा में क्या आता है? अलजेब्रा में फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, एलसीएम एंड एचसीएफ, और पॉलिनोमियल्स एंड दियर इंटर रिलेशंस, रिमाइंडर थ्योरम, और साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपका क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको सबसे ज्यादा जो तैयार करना है वो क्या करना है? फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। या आप लिख लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सच बता रहा हूं, आप पेपर उठा करके देख लो, 10 साल का पेपर उठा करके आप देख लो, 10 साल का पेपर, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल से ही, वो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और जो साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन है, इसमें क्या होता है? इसमें दो मेथड होता है, एक होता है इलिमिनेशंस और एक होता है सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, ठीक है। तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक इलिमिनेशन मेथड होता है। तो ये दो चीजें हैं, तो इन दोनों को कभी कभी इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अदरवाइज क्या है? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इन दोनों से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब बात करते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी ये आपका जो है 11th क्लास का है। सेट थ्योरी, जो सेट है, नल सेट है, सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट, ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक्स, ये सभी आपके क्या है? सेट थ्योरी से हैं, जो आपका 11th क्लास का है। वेन डायग्राम बहुत रेयर केस में पूछता है। वेन डायग्राम वो रीजनिंग में पूछ लेगा, लेकिन वेन डायग्राम ऐसे मैथ्स में बहुत रेयर केस में, पिछले 4-5 साल से तो नहीं पूछा है, बाकी हो सकता है देख लो, लेकिन वेन डायग्राम से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शंस में। कंस्ट्रक्शंस में आपका क्या है? कंस्ट्रक्शंस थ्योरम रिगार्डिंग ट्राइंगल का आता है, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रेपेजियम का, सर्कल और पेरीमीटर एरिया, इन सभी शेप से रिलेटेड इनका पेरीमीटर या एरिया फाइंड करने को दे देता है। तथा ज्योमेट्री में और क्या आता है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया देता है, ठीक है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जितने भी सॉलिड शेप होते हैं, लाइक सर्कुलर सिलेंडर्स है, राइट सर्कुलर कोन्स हैं, क्यूब्स हैं, और स्फीयर्स हैं, हेमीस्फीयर्स हैं, क्यूबाइड हैं, कोन्स हैं। तो कुल मिलाकर के जो सॉलिड शेप्स होते हैं उन्हीं की क्या फाइंड करने को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करने को देता है एग्जाम में। ये हो गया आपका ज्योमेट्री। इसके बाद में आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें आपका क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस एंड टेबुलेशंस, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, कुछ इस टाइप के आते हैं। और लास्ट में क्या आता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक्स, मीन, मीडियन एंड मॉड। अब देखो, इसमें स्टैटिक्स में आपको क्या पढ़ना है सबसे ज्यादा? मैं बता रहा हूं कि आप सब भूल जाओ, कुछ भी मत पढ़ो, लेकिन आप ये टॉपिक इसको एकदम अच्छे से रटो अच्छे से, क्योंकि हर साल ऐसा कोई साल नहीं है यूपीपीसीएस का जिसमें आपसे मीन, मीडियन, मॉड ना पूछा गया। हर बार वो क्या होता है कि आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे टाइप का क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन दे देंगे और उसमें मीन, मीडियन या मॉड कोई एक पूछ लेंगे, ठीक है। मीन, मीडियन, ये डेफिनेटली हर साल पूछा जाता है। तो आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से रखना है, अच्छे से एकदम समझ करके, बड़े आराम से। और बहुत ही आसान तरीका है इनको, इसको पढ़ने का बहुत आसान तरीका अभी मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया आपके सिलेबस, टोटल ये आपके इतने ही सिलेबस थे। अब बात करते हैं कि इसको पढ़ा कहां से जाएगा। अब देखो, मैं एक बुक बताऊंगा, एक ही बुक, वो बुक आपके लिए सबसे सर्वोत्तम है। सब कुछ उसी में, बाहर से कुछ मत पढ़ो, ठीक है, बता दें।
आपका नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स ये सभी है ना। अब इसको कहां से पढ़ोगे, ये जो है आप कहां से पढ़ोगे? देखो, आप लोगों के पास जितने भी हैं सभी के पास क्या होगा, एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी सभी के पास ऑलमोस्ट, मैं ये मान के चलूं कि जितने भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अक्टूबर में एग्जाम देना है, और वो सीसेट की अगर तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करना है उन्हें, तो आई होप एनसीईआरटी होगा। हालांकि ना कि केवल इसमें मैथ्स का ही, हिस्ट्री का भी होगा, पॉलिटिक्स का, जियोग्राफी का, सभी का एनसीईआरटी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो बेस होता है। तो एनसीईआरटी होगा आपके पास, आप सभी के पास एनसीईआरटी होगा। बट थोड़ा सा ध्यान दो, एनसीईआरटी तो सभी के पास है, सब लोग एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि वहां पर जब एग्जाम में बैठते हैं तो सॉल्व नहीं हो पाता है क्वेश्चंस। प्रॉब्लम कहाँ आता है? आप लोग एनसीईआरटी पढ़े हो, आप लोगों ने कभी जिक्र किया एनसीईआरटी एग्जाम्पल? एक आता है, एक आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा? वैसे इसमें इमेज कहीं ना कहीं सेट होगा, अगर सेट होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। एक मिनट, हाँ ये आपका क्या है, ये आपका एनसीईआरटी बुक है, ये आपका क्या है, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, ये सभी के पास होगा। लेकिन एक बुक आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, ये जैसे यहाँ पर क्लास 7 है ना, ऐसे क्या है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता, इसी तरह 7, 6, 5, तो ये कुछ इस तरह से बुक्स आते हैं। आप लोगों के पास ये बुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खरीदने जाओ, खरीदने की गलती कतई मत करो, रुपया एक मत खर्च करो भाई, रुपया खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करो, आप लोग गूगल पर जाओ, और गूगल पर जाकर के क्या करो, वहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लिखो और चैप्टर का नाम लिख दो। ठीक है, जैसे आप सिंपल लिखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है, और चैप्टर का नाम लिख दो। जैसे आपको चैप्टर, जैसे मैं मैथ्स का मान लो, पॉलिनोमियल्स का सेकंड आप डाल दो और पॉलिनोमियल डाल दो। ठीक है, पॉलिनोमियल डाल दो, आपको क्या होगा कि वो पीडीएफ में दे देगा, वो आपको पीडीएफ में दे देगा। अब क्या करो, पीडीएफ में वो दे दिया, ये तो बात हो गई, लेकिन अब उसको पढ़ोगे क्या पूरी बुक? आप यही कहोगे ना कि सर अगर इस तरह एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर तो पूरा टाइम निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले, पीडीएफ डाउनलोड करो, या वैसे ऑनलाइन भी देख लो, बहुत ही आसानी से मिल जाता है गूगल पर, और जियो का रिचार्ज तो करवाए ही हो आप लोग, तो अब उसका फायदा उठाओ। तो उसमें क्या करो, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिए तो आगे का आप देखोगे, जैसे कोई चैप्टर है उसके आगे का पहला और दूसरा 2 पेज होता है, उसमें एनसीईआरटी के पहले और दूसरे पेज में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें दी होती है, बहुत ही कॉन्सेप्ट जो होता है उस चैप्टर का, कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें होता है पहले और दूसरे पेज में। ध्यान से सुनना, पहले और दूसरे पेज में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उस वो चैप्टर से लेकर के कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो तीसरा चैप्टर्स होता है, उसके बाद तीसरा होता है, या तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल देता है, कुछ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल देता है। और मैं आपको दिखाऊंगा जब इसका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपका 18, 19, 22 का, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन डायरेक्ट उस बुक से यहाँ पर कॉपी किया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर हो तो 2022 का पेपर उठा लो, 2022 में देखोगे सीसेट में 34 पर एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक पेपर क्वेश्चन होगा। वो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर्स ओपन करो, उसमें देखोगे एग्जाम्पल नंबर 5, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसमें आपको डिक्टो वो क्वेश्चंस मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो डिक्टो क्वेश्चंस होगा, बस केवल क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है, जहां 340 है वहां पर क्या लिखा है, वहां पर 350 लिखा है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि आपको डिक्टो वहां से मिल जाएगा क्वेश्चंस। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्यों बता रहा हूँ, कि वजह क्या है, क्योंकि आप लोग कहोगे सर सब नोट्स वगैरह दे रहे हैं, तो भाई नोट्स जो भी टीचर्स दे रहा है, मैं भी दूंगा या कोई भी टीचर्स देंगे, वो सब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी, आर्य सग्गवाल, आर डी शर्मा, या हम कह सकते हैं कार्डोवा, इन सभी बुकों को मिक्स करके, इन सभी को पढ़ करके उसके बाद फिर वो नोट्स बनाते हैं। तो अगर कहीं ऐसा नोट्स आपको मिल जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप कोई कोचिंग नहीं अटेंड कर सकते हो, वो पैसे नहीं दे सकते हो, तो आपके पास सबसे बेस्ट आइडिया है, आप चुपचाप गूगल पर जाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सर्च करो, वहां पर चैप्टर आएगा, उस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ो, और पढ़ने के बाद में उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एमसीक्यू के, उन सभी को सॉल्व कर डालो। मैं बता रहा हूँ कि एक चैप्टर आप, एक जो एक चैप्टर्स है वो ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ने में, सॉल्व करने में
1 घंटा या 2 घंटा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप एक दिन में अगर चाहोगे तो 3 चैप्टर्स हो जाएंगे, एक दिन में चाहोगे तो 3 चैप्टर्स हो जाएंगे। अब देखो, ये हो गया आपका एनसीईआरटी हो गया ना। अब जैसे ये है आपके सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस, इसका आपको क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना, ये ईयर्थ क्लास से ये पढ़ लेना, ये ईयर्थ क्लास से ये पढ़ लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस, ये दोनों ईयर्थ क्लास से पढ़ लेना, कहीं कुछ मत भटकना। हाँ, अगर किसी के पास आसपास किसी का छोटा भाई बहन अगर कार्डोवा का बुक पढ़ रहा है, जैसे एक आता है ना कार्डोवा, कार्डोवा का अगर बुक पढ़ रहा है तो उससे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। बहुत ही बेस्ट दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 का दिया है। अगर किसी को इन तीनों में डाउट है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आप कार्डोवा का एक बुक आता है बहुत ही अच्छा। मैं खरीदने को नहीं कह रहा हूं, अगर किसी के घर में भाई बहन है जो कार्डोवा के बुक से मैथ्स पढ़ रहा है स्कूल में, तो आप उसके बुक को लेकर के परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीनों के जो फार्मूले दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसको देख लो। बहुत ही उम्दा कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें दिया गया है। ठीक, तो ये आप क्या करना, कार्डो से पढ़ना। और जो ये वर्क टाइम एंड स्पीड है, वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप कुछ भी मत करो, इसके लिए आप सिंपल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व कर डालो, और कुछ भी मत करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो और कुछ भी मत करो। अब इसमें देखो, ये हो गया। अब रिमाइंडर थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम जो है वो क्लास 9th का है, ये क्लास 9th से है, जो रिमाइंडर थ्योरम है आपका वो क्लास 9th से है। ठीक है, इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लो, और आप देखोगे हर बार एक ना एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जिसमें एक्स पावर 4 - 2 दे दिया गया, और उसमें डिवाइड करने को दे दिया गया एक्स पावर 5 - 3x एंड समथिंग, कुछ ऐसे 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 वो दे देता है, जिसमें आपको क्या होता है कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना होता है, या रिमाइंडर फाइंड करना होता है, या जीरोज क्या होगा। जैसे क्या होता है ना कि x² - 2 दे दिया, और सम जो है एफ एक्स इक्वल कुछ दे दिया, और आपको जी एक्स दे दिया, जिसमें से वो क्या कह दिया कि आप जीरो जिसका फाइंड करिए। तो वो आपका क्या है, सीधे सीधे 9th क्लास से पूछा जाता है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। गॉट इट। अब आगे देखो, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, ये आप एग्जाम्पल से देख लो, आप केवल कॉन्सेप्ट देख लो, आपका वहां पर एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ। इसके बाद में सेट थ्योरी, ये सीधा सीधा 11th क्लास का है, ये 11th क्लास का क्वेश्चन 11th क्लास से पूछा जाता है। ये जो सेट है, नल सेट है, सबसेट है, प्रॉपर सेट है, ये आपका 11th क्लास से। इसके लिए क्या करो, इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसके लिए आप सिंपल वही एनसीईआरटी एग्जाम्पल, क्योंकि एनसीईआरटी आप लोग पढ़ चुके हो, ये मैं मान के चलता हूं। अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ना पड़ेगा, और अगर पढ़े हो तो मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आप ले लो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में जो सेट थ्योरी है 11th क्लास का सेट थ्योरी, उसको जाकर के आप पढ़ लो। उससे आपको ये मान के चलो कि सेट थ्योरी से हर साल 2 एक क्वेश्चन हर साल आता है, 2 एक क्वेश्चन हर साल आता है, बहुत ही आसान आता है। उसमें सिंपल क्या होगा, ये माइनस बी माइनस ये अगर इतना दिया है तो इसके इक्वल क्या होगा, ये यूनियन बी होगा, या ये इंटरसेक्शन बी होगा, या ये डिफरेंस बी होगा, या बी डिफरेंस ए होगा, ये ऐसे पूछ लेता है, ये आपका ऑप्शन दे देता है, और वो आपको ये आपको टिक करना होता है। और ये आपका जो दिया गया है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये सीधा सीधा फार्मूला है आपका सेट थ्योरी का, जाकर के आप देख सकते हो वहां पर, आपका ये सीधा सीधा फार्मूला है, ये टफ नहीं होता, इतना टफ, अरे जितना सोचते हैं ना मैथ उतना होता नहीं है भाई। तो इसमें जो है सिंपल हम कह सकते हैं कि आप 11th क्लास का सेट थ्योरी जो है वहां से पढ़ लो, 2 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक, आपका जो कंस्ट्रक्शन थ्योरम है, इसमें हम बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका हर साल आता है, और इसमें लगभग लगभग बच्चे क्या होते हैं, गलत कर देते हैं। जिसमें ट्राइंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर हैं और ट्रेपेजियम है, सर्कल्स हैं, पेरीमीटर एरिया इनका फाइंड करना है। अब देखो, जो ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल है, इन सभी को पढ़ने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट 8th और 9th, 8th और 9th का बुक। इसमें आप खास तौर से आपने देखा होगा, जैसे कि आपको क्या होता है कि एक क्वेश्चन दे देता है ऐसे रोम्बस का, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि वो कहता है कि डायगोनल इतना दिया गया है, ये इतना दिया गया है, ये, और तो इसका एरिया फाइंड करो, ऐसा पूछता है, अक्सर क्वेश्चंस पूछता है यूपीपीसीएस में। क्या करोगे, वहां पर एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ डायगोनल एक फार्मूला होता है।
ठीक है। तो एरिया ऑफ डायगोनल्स का जो फार्मूला है वो आपको क्या है कि ईयर्थ क्लास के बुक में मिल जाएगा। आप जब चैप्टर्स ओपन करोगे इसका ज्योमेट्री का, उसमें एक इतना छोटा सा लेफ्ट हैंड के पेज में होगा, मेरे को पेज नंबर तो नहीं याद है, लेकिन लेफ्ट हैंड में यहाँ पर एक ऐसे रेड कलर का ऐसे बॉक्स होगा जो है ना डू नो मोर, उसी में आपको फार्मूला लिखा होगा, जिसमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल होगा, और उसके बाद में एरिया ऑफ डायगोनल्स होगा, जो आपको दिया होगा हाफ टी1 प्लस टी2 इंटू डी1 डी1 बाई डी2। तो कुछ इस तरह से उसमें लिखा होगा, फार्मूला लिखा होगा। तो वहां से आप क्या करोगे, वहां से इसको पढ़ लोगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी से आप अगर चाहो तो फुल मार्क्स ला सकते हो, और दुनियादारी कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के एमसीक्यू लगाओ, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि आप लोगों का सीसेट में मैथ्स में आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता। आपका मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ये मेरा दावा है, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ठीक। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात करते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसका तो सिंपल है, आपको क्या करना है, फार्मूला याद करो भाई। जैसे कि क्या है, वॉल्यूम दे दिया गया सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपका क्या हो गया, कोन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये सभी क्या है आपके कौन सा है, ये आपका सीएस से आपका बात करें, सीएस से 2 पाई आर एच हो गया, सिलेंडर का सीएस से जो है वो क्या है 2 पाई आर एच हो गया। तो कुछ इसी तरह से है, लेकिन इसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत रियल केस में डायरेक्ट पूछता है। वो क्या करता है कि वो अलग अलग, जैसे क्या करता है कि अगर पानी इसमें इतना भरा जाए तो टंकी अगर इतना है तो इतने पे इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे, ना कि एनसीईआरटी में। ध्यान देना, एनसीईआरटी बुक जो है वो एकेडमिक के लिए होती है खासतौर से, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, और जो एग्जाम्पल्स होता है वो कॉम्पिटेटिव के लिए होता है। तो ये जो है आपको वो एग्जाम्पल्स में आपको ऐसा क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक। इसके बाद में अगर हम बात करें तो लास्ट स्टैटिस्टिक है, और स्टैटिस्टिक में मीन मीडियन मॉड है। और मीन मीडियन मॉड ये आप लोगों के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है तो ठीक है, अदरवाइज कार्डोवा का बुक ये भी बहुत अच्छा होता है, कार्डोवा। नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लो, उससे हो जाएगा। लेकिन आप ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा है, ये आपने देखा होगा ना, उसमें कुछ नंबर्स दे देते हैं, और नंबर देने के बाद में क्या होता है, उसमें कहते हैं कि मॉड क्या होगा या फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्या होगा, वो ऐसा पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप ईयर्थ क्लास पर ज्यादा ध्यान दो, ईयर्थ क्लास और 9th क्लास पर ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि 10th में क्या है, 10th में मीन मीडियन मॉड है, लेकिन उसमें और जो 9th है उस दोनों में मॉड में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जैसे मॉड है, यहाँ पर क्या है, मॉड का जो वैल्यू है वो क्या है आपका एफ नॉट, फिर एफ नॉट माइनस F2 माइनस F1 माइनस F2, कुछ इस तरह से लंबा फार्मूला था। तो वो फार्मूला तो आपको वहां पूछेगा नहीं एग्जाम में, आपको सिंपल पूछेगा। तो आप 9th से इस मेजर टेंडेंसी, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसको 9th क्लास से आप अच्छे से पढ़ लो। 9th क्लास, सिर्फ 10th में मत जाओ, सिर्फ 9th क्लास को पढ़ लो। और कोई भी बुक देखो मत देखो, कुछ मत करो, सिर्फ 9th क्लास का चले जाओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स दोनों में से कोई भी हो, आप उसको उठाओ, और उसके जितने भी एमसीक्यू हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के जितने भी एमसीक्यू हैं, उन सभी को सॉल्व कर दो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जिसमें एमसीक्यू। अब ये मत सोचना कि आप जो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी बैठ के सॉल्व करने लगो, क्योंकि उसको अगर सॉल्व करने लगोगे तो 10 दिन लग जाएगा आपको एक ही चैप्टर खत्म करने में। आप सिर्फ एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू उसमें से ज्यादा 20 क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू मात्र 20 क्वेश्चन होता है, जिसमें क्या होता है 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल होता है और 10 क्वेश्चन आपका सेल्फ करने को होता है। ठीक है, तो वो जाकर के आप वहां से सॉल्व कर लो। मैं कह रहा हूं कि इन सबको सॉल्व करने के बाद जब आपका ये सभी सॉल्व हो जाए, उसके बाद में आप फिर क्या करो, आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन सभी को क्या करो, सॉल्व कर डालो। उन सभी को क्या करो, सॉल्व कर डालो।